ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली बार देखा हमने बात कर दी थी कि हमारी जितनी भी जो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं उसमें यूजुअली क्या होता है कि वो गुड्स को रीसेल पर्पस क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और सिर्फ वो गुड्स जो कि रीसेल पर्पस के लिए परचेज किए जाते हैं तो हम उसको परचेजेस में डेबिट करते रहते हैं। अगर कोई और उसके अलावा कोई और गुड ले लिया गया है जो कि ऑफिस यूज के लिए है या बिजनेस यूज के लिए है, कोई फिक्स एसेट है वगैरह, तो उसको परचेजेस में हम कंसिडर नहीं कर रहे थे। इसके लिए हमने जो एंट्री देखी थी आप लोगों ने, तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको एक एमएस वर्ड फाइल मैंने खोल दी है और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ उसको दोबारा विजुअलाइज करना चाहता हूँ। और वो ये कि व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम कोई गुड्स फॉर पर्पस ऑफ सेल यानी कोई भी आइटम कमोडिटी खरीदते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि हाँ ये हमने खरीद लिया, ये कस्टमर पे बेचेंगे, तो उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या करते थे, हम परचेजेस को, कैश डेबिट को। वेरी गुड, परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे और हम क्रेडिट क्या करेंगे, डिपेंड क्रेडिटर। परचेज ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर हो सकता है और क्या हो सकता है, कैश या बैंक वगैरह भी हो या सकता है। और कैश या बैंक वगैरह। ठीक है, कैश या बैंक, यानी अगर हमने चेक दे दिया तो बैंक हो जाएगा, अगर कैश दे दिया कैश हो जाएगा, अगर हमने कुछ भी नहीं दिया तो वो ट्रेड क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह रहे थे कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने क्रेडिट करना है। ये एक स्टैंडर्डाइज क्या है हमारा एक एंट्री होगी जब भी हम कोई परचेजेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने कहा कि जब भी हम परचेजेस करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि वो परचेसेस में कुछ चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, उसमें कोई चीज़ हमारे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, कुछ चीज़ें हमने मंगवाई नहीं है लेकिन सेलर की तरफ से हमें डिलीवर हो गई है गलती से। ठीक है, अब वो चीज़ें अगर हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। उसको रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे हम कहेंगे व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड टू सेलर, यानी इनमें से कोई भी बात हो सकती है। अगर ये तो हम करेंगे तो हमारा ये परचेजेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ये जो हमने पहले परचेजेस किए थे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो जब ज्यादा हुआ था तो हमने डेबिट किया था, जब कम हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन क्या हम परचेजेस को ही क्रेडिट करेंगे, हमने कहा नहीं। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा जो परचेज रिटर्न है ये एक सेपरेट इंफॉर्मेशन है और दिस इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी लॉस्ट। क्यों, क्योंकि फिर हम यही देखेंगे ना, अगर ये सेलर को हम हमेशा रिटर्न्स कर रहे हैं, रिटर्न्स कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा, कोई अकाउंट हमारे पास खाता होना चाहिए जिसमें रिटर्न सेपरेटली मेंशन हो, ताकि हम फिर एसेस कर सकेंगे कि कौन से सेलर हैं जिसको हम ज़्यादा रिटर्न्स करते हैं। ठीक है, तो वो रिटर्न्स के खाते से हमें फिर पता लगेगा कि हमारी रिटर्न्स कितनी हो रही हैं और फिर हम अपने बिजनेस में एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू लूज दिस इंफॉर्मेशन ऑफ रिटर्न्स, हम परचेजेस को नहीं बल्कि हम परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दिस ट्रेड क्रेडिटर, जब हम इसको वापस करेंगे गुड्स, तो इसकी लाइबिलिटी हम पे अभी भी बरकरार रहेगी या लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कम लाइबिलिटी हो जाएगी। कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। तो यूजुअली हम क्या करेंगे, हम यही चीज जो हमारे पास ऊपर है इसको हम एज इट इज, यानी हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, यानी अगर तो क्रेडिट परचेज था तो ट्रेड क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, और अगर हमने कैश दिया था या बैंक का चेक दिया था वगैरह, तो उसमें हमें वो क्या देंगे, या तो वो हमें चेक दे देंगे और या हमें कैश वापस कर देंगे। ठीक है, या हो सकता है कि वो क्रेडिटर को ही हमें डेबिट करना पड़े। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे कि हमारे पास परचेज रिटर्न्स,
एंड अलाउंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ही अकाउंट कंसिडर करूंगा अलाउंसेस के लिए और रिटर्न्स के लिए भी। ठीक है, और ये यूजुअली कैसे होता है कि अगर क्रेडिटर है उसने हमें क्या दिया, एक इनवॉइस पे सामान बेचा, तो हमने उसमें देखा कि ये चीज़ हमारे पर नहीं है, तो हम अपना क्रेडिट मेमोरेंडम बना देते हैं और उनको वापस भिजवा देते हैं कि ये सामान हम वापस कर रहे हैं, ये इसका रेट था आपके मुताबिक, इतना डिस्काउंट आपने हमें दिया हुआ था, तो ये जो है हमारा क्रेडिट मेमोरेंडम है। तो वो यूजुअली क्रेडिट मेमोरेंडम हमें भिजवा देते कि उन्होंने हमारा अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया, तो उसको हम फिर क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, या इसको दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं, वो मैं चलें वो इसके नीचे लिख लेता हूँ। और दूसरा नाम इसको क्या दे सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और रिटर्न्स आउटवर्ड। ठीक है, ये नाम भी इसका आ सकता है, अलाउंसेस, या जो हमारा रिटर्न आउटवर्ड है वो क्रेडिट होगा। इसके बाद ठीक है हमने कहा सर। यहाँ था, पे हाँ जी, सर यहाँ पे अगर जो है परचेजेस हमने की हुई थी और वो कैश के बेस पे थी, तो जब हाँ हम रिटर्न करेंगे तो उस वक्त तो पैसे हम वहाँ से मौसूल नहीं होंगे, तो हम वहाँ पे डेटर्स जो है वो डेबिट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करते वक्त। एक्चुअली डेटर्स तो उसको नहीं कहेंगे, ये हमारे जो क्रेडिटर होते हैं ना उसी को हम ले आएंगे। क्रेडिटर का फिर उसमें जब हम ये सब्सिडरी अकाउंट अगर बनाना शुरू करेंगे तो उसमें फिर ये क्या हो सकता है, ये हमें आया हो जाएगा कि कभी कभार हमारा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट में भी चला जाता है। तो उसको अगर आप इस सेंस में ट्रेड डेटर कहते हैं तो ठीक है, लेकिन यूजुअली ये ट्रेड क्रेडिटर्स ही होते हैं और ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट कभी कभी डेबिट में चला जाता है। ठीक है, यानी हम उसको आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी है या इस तरह। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हमने जो दोबारा डिस्कस करनी है वो ये है कि व्हेन पेमेंट इज मेड इन डिस्काउंटिंग, क्या यहाँ पे ये मैं कह देता हूँ, इन कैश डिस्काउंट पीरियड। अभी कैश डिस्काउंट पीरियड को समझने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम ये देते हैं, व्हाट आर क्रेडिट टर्म्स व्हेन गुड्स आर परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट, द क्रेडिट टर्म्स आर टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, क्रेडिट टर्म्स फिर स्पेसिफाइड, जब भी हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपस में हम क्रेडिट टर्म्स क्या करते हैं, तय करते हैं। वो क्रेडिट टर्म्स में क्या क्या हम तय करते हैं, वो हम ये तय करते हैं कि अगर आपने पेमेंट करनी है तो कितने अरसे में करनी है, और अगर आपने जल्दी पेमेंट कर दी तो कितना आपको डिस्काउंट वगैरह देंगे या नहीं देंगे वगैरह, ये हमने तय करना होता है। तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है, वो ये है कि द क्रेडिट टर्म्स स्पेसिफाई द कैश डिस्काउंट रेट, discount period and maximum credit period if discount is not available। ठीक है, एक तो ये क्या हम उसमें स्पेसिफाई करते हैं कैश डिस्काउंट रेट, कि अगर आप जल्दी पेमेंट करते हैं तो क्या आपको हम कोई कैश डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, और उसके लिए डिस्काउंट पीरियड कि कितने अरसे में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और फिर दूसरा ये कि मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड इफ डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड, कि आपने मैक्सिमम कितने दिनों में हमें पैसे वापस करने हैं। ठीक है, अब इसके लिए यूजुअली जो टर्म्स यूज होती हैं इन चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट पीरियड या मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड, उसके लिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं वो इस तरह होती है। एग्जांपल है एक, वो है द टर्म 210 हैज टू कंपोनेंट। ठीक है, एक इसमें ये 2 है और एक ये 10 है। तो ये जो पहला कंपोनेंट है ना स्लैश से पहले, ये है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, the number describe the discount rate। ठीक है, sorry, the numerator, ठीक है, the numerator describe the discount rate and the denominator is the discount period। तो ये हमारा क्या है, ये है डिस्काउंट रेट और ये है डिस्काउंट पीरियड। तो मतलब क्या हुआ कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होती है तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2%। 2%। वेरी गुड।
जब 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होगी तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 10 दिनों से ज्यादा हो गया तो उसके लिए फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या मैक्सिमम कितना टाइम जो है दिया गया है। तो उसके लिए अगर ये हम कंसिडर कर देते हैं कि if the payment is made within 10 days the purchases will entitled to 2% discount. The term net 30, अब यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमिनेटर में n आ गया और डिनोमिनेटर में 30 आ गया, तो this 30 is actually maximum time period कि मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है और आपने वो नेट पेमेंट करनी है। नेट का मुराद ये है कि टोटल जो भी है उसमें से अगर आपने कोई रिटर्न्स कर दिए हुआ है तो टोटल में से रिटर्न माइनस करके जो भी नेट अमाउंट बनते हैं वो आप लोगों ने 30 दिन के अंदर अंदर क्या करनी होगी, पे करनी होगी। ठीक है, सो द टर्म n by 30 means that the net amount is to be paid in maximum of 30 days। 30 days के अंदर अंदर इसकी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि 2 हो, ये हो सकते हैं 3-4 भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ एनोटेटर, तो हो सकता है कभी कभार ये इस तरह हो 210, ठीक है, और फिर इसके बाद लिखा हो 120 और n60। अब ये कोई मुझे बता सकता है कि इन टर्म्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अब ये 3 है। 10 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट देते हैं तो 2% है, 20 डेज के अंदर देते हैं पेमेंट तो वो 1% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा जी। और अगर 60 डेज में अगर आप 60 अगर मतलब 60 डेज तक जो है ना वो आपने 20 डेज से अबव अगर आप पेमेंट जमा करवाते हैं टिल 60th तो उस पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो आपने नेट पेमेंट आपने। और 60 डे के अंदर अंदर आपने क्या करना है, अपना खाता क्या करना है, क्लियर करना है। क्लियर करना, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ है, ये तो डिस्काउंट है। एक और चीज भी है प्रैक्टिकली जो आप लोग हमेशा देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो पेमेंट पीरियड हो वो उसमें नेट पेमेंट हो। अब अगर आप आईएसको का बिल देखें, ठीक है, आप लोग जितनी भी पिंडी में रह रहे हैं उनको आईएसको का बिल मौसूल हो रहा होगा। जो आईएसको का बिल आपको मौसूल हो रहा होता है उसमें क्या ये टर्म्स होते हैं? नो सर, उसमें ये टर्म रिवर्स ऑर्डर में होते हैं और वो कहते हैं ड्यू डेट। ठीक है, तो उसमें एक टाइम पीरियड तो आपके पास आ जाता है ना, ड्यू डेट। ठीक है, और वहां पे लिखा होता है अमाउंट विद इन ड्यू डेट। तो अमाउंट विद इन ड्यू डेट एक और होता है एंड एक होता है आफ्टर ड्यू डेट, है ना। जो आफ्टर ड्यू डेट होता है फिर उस पे वो क्या करते हैं, फाइन इम्पोज होता है। हाँ, वो सरचार्ज करते हैं। क्या करते हैं? सरचार्ज। तो कीप इट माइंड, यहाँ पे तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ नेट 60 ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह आईएसको ने ये ड्यू डेट और आफ्टर ड्यू डेट एक सरचार्ज रखा हो, तो कुछ ऐसे भी सप्लायर्स होते हैं कि वो नेट 60 के बाद सरचार्ज भी चार्ज कर सकते हैं। और वो सब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 20 दिन के अंदर अंदर अपनी पेमेंट करनी है, अगर 20 दिन के से ज्यादा आप लेंगे तो आपने 2% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा? 2% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। फिलहाल हम ये सरचार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन जैसे टर्म्स को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये जो नेट है, नेट ये टोटली डिपेंड करता है कि ये नेट 20 भी हो सकता है, नेट 30 भी हो सकता है, नेट 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि वो जो बिजनेस साइकिल्स हैं वो कैसे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने डिसाइड करना है वो ये है कि ये जो क्रेडिट टर्म्स हैं इसमें जो डिस्काउंट हमें मिलता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट। तो अब बात ये आ जाती है कि डिस्काउंट तो 2 किस्म के होते हैं। एक ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो खरीदते वक्त वो फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये कितने का है, तो वो कहता है कि भाई ये 10,000 का है। तो यूजुअली हम फिर क्या करना शुरू कर देते हैं, जब भी कोई दुकानदार हमें प्राइस बताता है कि ये 10,000 का है, फिर हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, उसको क्या कहते हैं?
बार्गेनिंग। बार्गेनिंग, वेरी गुड। तो हम बार्गेनिंग करते हैं और हम कहेंगे यार नहीं यार कम कर दो, ये कर दो। अगर तो फॉर एग्जांपल उस वक्त उसने कहा कि चले भाई वैसे तो ये 10,000 के आपके लिए 9,500, तो ये 500 रुपए का जो डिस्काउंट मिला, क्या इसको हम कैश डिस्काउंट कहेंगे? क्या इसको कैश डिस्काउंट कहेंगे? नहीं, इसको हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। यानी प्राइस निगोशिएशन में जो भी डिस्काउंट मिलेगी उसको क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो एक्चुअली अब बात ये आ जाती है कि हम कौन सा डिस्काउंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और कौन से डिस्काउंट का हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। तो अब कैश डिस्काउंट, बल्कि मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो कैश डिस्काउंट क्या है? A discount is allowed to customer to encourage them to pay their account earlier than normal credit period। ठीक है। अब ये क्या ये हर एक बिजनेस में होता है? हम कहते हैं नहीं, ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कुछ बिजनेसेस कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, सपोज कीजिए मैं कह देता हूँ कि सपोज कीजिए कि पेप्सी है। वैसे तो मैंने खुद ये पेप्सी वगैरह छोड़ दी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 1 साल से तो नहीं पी। अच्छा ये बताएं कि जो पेप्सी कोला है, ये अगर दुकानदार लेता है, रिटेलर, तो आपके ख्याल में रिटेलर इसको क्रेडिट पे लेता है या कैश पे? क्या ख्याल है? सर दोनों भी लेता होगा। दोनों पे। अच्छा अगर तो ये क्रेडिट पे लेता है तो क्या पेप्सी इसको एक बहुत बड़ा टाइम देता होगा कि यार बस ठीक है 30 दिन के अंदर अंदर पैसे पहुंचा दो? लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको क्लियर करना पड़ेगा। एक्चुअली ये देखें, ये जो पेप्सी है ना, पेप्सी, ये मुझे बताएं कि ये दुकानदार अपनी तरफ से बेचता है या कस्टमर जो है डिमांड करता रहता है? कस्टमर डिमांड करता रहता है। कस्टमर डिमांड करता रहता है। मतलब ये है कि अगर किसी दुकानदार के पास पेप्सी नहीं है तो कस्टमर जा जाके उसको ये कहते हैं कि पेप्सी है, पेप्सी है। तो ये रिटेलर क्या हो जाता है, इतना प्रेशराइज हो जाता है कि वो अपने साथ पेप्सी हमेशा रखेगा। तो यूजुअली पेप्सी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेप्सी क्या कर सकता है, वो रिटेलर से हमेशा कैश में ये जो है बिकवा सकता है। कैसे? कि वो कहता है कि भाई कैश दो और पेप्सी ले जाओ, कैश दो पेप्सी ले जाओ। अब रिटेलर डिपेंड करता है किस पे? पेप्सी पे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब पेप्सी मेरे पास नहीं होगी तो मेरा एक लॉस होगा सेल का, और जब अगर मेरे पास पेप्सी स्टॉक में पड़ी होगी तो लोग मुझसे खरीदेंगे। तो वहां पे क्या हो सकता है, यूजुअली जो पेप्सी है वो कभी भी कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं करेगी। पेप्सी कभी भी कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट इतना स्पीडीली क्या होता है, सेल होता है कि इसमें कैश डिस्काउंट देने की या क्रेडिट पीरियड देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम स्टॉक देते हैं तो तकरीबन आप देख सकें 15-20 दिन के अंदर अंदर उसने रीस्टॉक करना पड़ता है रिटेलर को, यानी वो इतनी जल्दी उसकी सेल होती है। तो वहां पे वो कोई कैश डिस्काउंट वगैरह नहीं देगा। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर कोई और प्रोडक्ट मैं कह दूं, सपोज कीजिए एक प्रोडक्ट है, कोई भी अनपॉपुलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब अनपॉपुलर जो प्रोडक्ट होगा वो रिटेलर अपने साथ रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहेगा। नहीं रखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो सर सेल ही नहीं होगा तो उसके पास ही पड़ा रह हाँ, तो जाएगा बस। उसकी रिटेलर डिमांड ही कहेगा, तो नहीं है। रिटेलर करेगा कि यार ये इसकी क्यों सेल ही नहीं होनी, तो ये मैं रखूंगा ही नहीं। अच्छा, अब अगर कोई सेलर है जो कि ये अनपॉपुलर प्रोडक्ट जो है सेल करता है, या हम कहते हैं अनब्रांडेड। अनब्रांडेड मतलब यह है कि उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं और उसकी ब्रांडिंग नहीं की जाती, ठीक है। तो अगर ये सेलर ये इस तरह के प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो रिटेलर को कैसे इनकरेज करें कि यार हमारा प्रोडक्ट अपने साथ रखो?
डिस्काउंट्स देके क्रेडिट टर्म्स, ठीक है, क्रेडिट टर्म्स पे, क्रेडिट टर्म्स पे क्या, अब देखें अगर यहाँ पे ये आ जाए, ये सेलर अनपॉपुलर प्रोडक्ट लेके आए, रिटेलर को कहे भाई ये हमारा प्रोडक्ट रख दो और कैश पे खरीद लो, तो रिटेलर कैश पे खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ऑब्वियसली। रिटेलर कहेगा यार ये कोई बिकना नहीं है, इस पे बड़ा पैसा मेरा रुक जाता है और ये वगैरह नखरे करेगा, है ना। तो सेलर क्या करेगा, सेलर जो है रिटेलर को इनकरेज करने के लिए इसको क्रेडिट टर्म्स क्या करेगा, क्रेडिट टर्म्स देगा कि यार तुम ऐसे कर दो कि ये प्रोडक्ट अपने साथ रखो और 40 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना, पेमेंट कर देना। अब रिटेलर क्या कहेगा जब वो इसको क्रेडिट टर्म्स 40 डेज का दे दे, अब रिटेलर क्या करेगा, रखेगा या नहीं रखेगा? कनेक्शन हो गई थी। तो मैं जो आपको बता रहा था कि अनपॉपुलर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसके लिए, अनपॉपुलर प्रोडक्ट के लिए यूजुअली क्या होता है कि जो सेलर होता है वो रिटेलर को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट टर्म्स देता है। वो क्रेडिट टर्म्स क्यों देते हैं, आपके जहन में कोई इसमें कोई आइडिया आ रहा है कि वो क्यों अनपॉपुलर प्रोडक्ट का अपने जो प्रोडक्ट को सर सेल करने के लिए आगे, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होती। यानी वो जब उसको दे देता है कि 40 दिन के अंदर अंदर आप पे कर दें, तो उसमें क्या होता है कि वो रिटेलर को भी एक पॉजिटिव सेंस आ जाता है कि यार हाँ कम से कम कोई 30-40 दिन में तो मैं इसको बेच ही दूंगा, है ना। जी। तो उसके जहन में जैसे आता है कि यार वाकई इसको 30-40 दिन में मैं बेच सकता हूं, तो वो इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यही सेलर क्या करेगा, ये सेलर देख लेता है कि अगर मेरा जो रिटेलर है उसने मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अब ये क्या चाहेगा कि वो अपनी जो पैसे हैं वो जल्दी रिकवर करना शुरू करे या ना करे। वैसे तो ये इसको 40-40 डेज का ही क्या दे रहा है 40 डेज का ही क्रेडिट टर्म्स दे रहे हैं कि यार N40 है, आप 40 दिन के अंदर अंदर पेमेंट किया करें। अब वो जो प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सेल में मार्केट में एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो सेलर होगा ये अपनी कलेक्शन को स्पीडी बनाने के लिए क्या करेगा, ये इस तरह के टर्म्स आप देना शुरू कर देगा कि यार वैसे तो ठीक है 40 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो मैं आपको इस पे 2% डिस्काउंट मजीद दूंगा। मजीद का मतलब क्या है कि एक डिस्काउंट उसने पहली सी प्राइस में दिया गया होगा, ठीक है, कि प्राइस में तो पहली सी उसने डिस्काउंट दिया गया होगा। यहाँ पे जो ये जो दे रहा है ना, इसको कहेंगे हम क्या, कैश डिस्काउंट की। ये कैश डिस्काउंट उसने कैसे दे दिया। अब यूजुअली ये भी होता है कि वो जो सेलर है होता है उसका भी कैश पे एक डिमांड तो होता है, क्योंकि उसके पास जब कैश नहीं आएगा तो वो अपना काम नहीं कर सकेगा, और जब आपके पास कैश ना हो और आप काम ना कर सकें तो आप क्या करेंगे, यानी आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कैश ना हो तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट परचेजेस करेंगे ना। क्रेडिट परचेजेस करेंगे, या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप इसके लिए कर्जा भी ले सकते हैं ना। जी। कर्जा जब आप इसके लिए कर्जा लेंगे तो कर्जे पे आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो ये सारी बातें वहां पे निकल जाती हैं कि वो कहते हैं कि अगर तो हमने अपना काम करना है और काम करने के लिए हम अगर कर्ज देते हैं तो हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, हम कैश डिस्काउंट अपने कस्टमर को या रिटेलर को दे देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करें, तो हमें वो लोन पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये यहीं पे ये सारी डिस्कशन है। इट इज डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, ये क्या, कैश डिस्काउंट, if payment is made in the specified discount period। डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर अगर पेमेंट होती है तो हमें डिडक्शन, यानी वो अगर हम परचेजर हैं तो हम डिडक्शन क्या कर देंगे वो जो भी डिस्काउंट है, और अगर हम सेलर हैं तो हमारा कस्टमर वो डिडक्शन करने का क्या हो जाएगा, वो उसका हकदार हो जाएगा, क्वालिफाई कर देगा। The delay payment by the customer may require the business to get loan। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा कस्टमर हमें जल्दी पेमेंट नहीं करता तो हमने तो अपना काम चलाना है, तो हो सकता है कि उसके लिए हम कोई लोन उठाएं किससे, बैंक से,
ऑन विच द इंटरेस्ट टू बी पेड, उस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसको बचाने के लिए हमारा फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? द फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ फंड्स नीडेड एंड द डिस्काउंट टू बी अलाउड टू रिसीव। ये जो 2% 1% है ना, वो इस बेसिस पे होता है कि क्या वो बस अपनी तरफ से कह देते हैं कि यार बस चलो 1% डिस्काउंट दे दो या चलो 2% डिस्काउंट दे दो। वो अपनी तरफ से नहीं होता कि 1% दे दो या 2% दे दो। वो टोटली डिपेंड करता है इस पे कि बैंक में आजकल क्या क्या रेट जा रहा है। एक चीज फॉर एग्जांपल, आप में से कोई बंदा बैंक में काम कर रहा है? एनीवन? नहीं कर रहा? नहीं सर। अच्छा, यस सर, मैं कर रही हूँ। वेरी गुड। मदीहा हो? नहीं सर, नाफला। नाफला, हाँ अच्छा नाफला। कौन से बैंक में हो? नेशनल बैंक। नेशनल बैंक। ये क्या होता है? सर कौन सा? ये ओवरड्राफ्ट, ओडी कहते हैं इसको, ओवरड्राफ्ट। ओडी, ठीक है। अगर आप जो कमर्शियल जो अकाउंट्स हैं उसको डील नहीं कर रही तो शायद आपका इसके साथ वास्ता ना पड़ा। ओडी ये होता है कि शॉर्ट टर्म लोनिंग। यूजुअली ये होता है कि जो कारोबारी लोग होते हैं ना, उनके अकाउंट में आपको पता है कि पैसे आते जाते रहते हैं। कभी उनके अकाउंट में मिलियंस ऑफ रुपीस पड़ी होती हैं और कभी वो अकाउंट जीरो पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि कारोबारी बंदों के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें काफी क्या होती है कि फ्लो हो रही होती है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रही होती है। ओडी एक फैसिलिटी है। और ये क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट मतलब ये है कि अगर तो वो दे देते हैं मुझे ओडी लिमिट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देते हैं और वो लिमिट फॉर एग्जांपल वो मुझे देते हैं कि आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट है 8 लाख। अगर ये मुझे कह देते हैं कि आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट है 8 लाख, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अपने अकाउंट से जीरो के बाद, जब मेरा अकाउंट जीरो हो जाए उसके बाद भी कितने पैसे ड्रा कर सकता हूं? 8 लाख। मैं 8 लाख रुपए तक अपने अकाउंट से क्या कर सकता हूं? ड्रा कर सकता हूं। लेकिन अगर तो मैं इसमें से कोई भी पैसा ड्रा करता हूं तो ये मुफ्त में ड्रा करूंगा या कोई इंटरेस्ट दूंगा? इंटरेस्ट होगा सर। इंटरेस्ट दूंगा। यानी फॉर एग्जांपल जितनी डेज के लिए मैंने ड्रॉ रखा होगा ना, तो उतनी डेज के लिए ये ड्रॉ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है और इस अकाउंट में मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े थे, बल्कि यहाँ पे नहीं करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कि मैं चला जाता हूँ एक्सेल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वो यूजुअली क्रेडिट में पड़े होंगे, बैंक में क्रेडिट में पड़े होंगे, ठीक है। 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, 50,000, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बैलेंस लिख लेता हूँ, मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है 50,000 और ये मेरे क्रेडिट्स हैं और ये मेरे डेबिट्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ना, तो बैंक हमेशा इसको वो डेबिट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एकदम से इसमें एक चेक लिख लिया, एक पेमेंट मैंने करनी है और मैंने करनी है पेमेंट, हमने कितने ड्रॉ कर दिया? 225,000। तो हमारा ये अकाउंट बैलेंस कितना रह जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा? ये नेगेटिव हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अपने अकाउंट से कितने ज्यादा ड्रॉ कर दिए हैं? मैंने 1,75,000 रुपए ज्यादा ड्रॉ कर दिए हैं। तो अब मुझे ये 1,75,000 पे क्या करना होगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह देते हैं कि फिर क्या हुआ कि 15 मई को, ठीक है, हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए गए। कितने पैसे जमा करवा दिए गए? फॉर एग्जांपल 1,25,000 रुपए, ठीक है।
जब 1,25,000 रुपए जमा करवा दिए गए तो इसमें क्या होगा, इसमें अब हम ये कहेंगे कि ये जो 1,75,000 था इसमें से जमा हो गए हैं, कितने जमा हो गए हैं भाई, 1,25,000, तो कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 50,000, ठीक है। और फॉर एग्जांपल फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे जो 16 तारीख है, 16 मई को यहाँ पे जमा हो गए जनाब सारे के सारे, फॉर एग्जांपल कोई 75,000 रुपए बाकी और जमा हो गए। जब ये 75,000 और जमा हो गए तो ये हमारे अकाउंट में अभी कितने पैसे रह गए, 25,000। अब बात यह आ जाती है कि बैंक ने अब इन दो पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना। अब अगर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे बताएं कि 1,75,000 पे वो कितने दिन की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक दिन की, क्योंकि उन्होंने कहा कि 14 तारीख को 1,75,000 था, लेकिन 15 तारीख को 1,25,000 वापस मिल गए थे, तो 50,000 रह गए थे, तो वो कहेंगे 1,75,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा एक दिन का, तो यहाँ पे एक दिन का इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करेगा। और फॉर एग्जांपल चले मैं ये चेंज कर दे दिए, 16 की बजाय इसको कर देता हूँ कि ये 18 है, ठीक है। अब ये जो 50,000 आउटस्टैंडिंग थे, इस पे कितने दिन की इंटरेस्ट चार्ज होगा, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है। हम कहेंगे 15 का, फिर 16 का और 17 का, 15, 16, 17, 18 को ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं इसके 3 दिन का इंटरेस्ट वो क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो यूजुअली यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आएगा ना, यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट में सारी कहानी जो मैंने शुरू की थी, ये ओवरड्राफ्ट की इस लिहाज से शुरू की थी कि हम ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर सकें कि यहाँ पे जो हमारा जो भी ओवरड्राफ्ट में हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो यूजुअली इसको बचाने के लिए कि ये हम पे ना पड़े, तो उसके मुताबिक ये यूजुअली यहाँ पे क्या करेगा, कैश डिस्काउंट क्या कैलकुलेट करेगी। ये फाइनेंस मैनेजर यूजुअली ये कैलकुलेशन करते हैं। ये आपको जो कॉर्पोरेट फाइनेंस जब आप पढ़ेंगे या आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के सब उसमें सेक्शन में आपको ये सिखाया जाएगा कि ये कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, कैश डिस्काउंट पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश डिस्काउंट पीरियड के कैलकुलेशन के बाद कैश डिस्काउंट जो रेट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज नॉट यू कैन से एनी रैंडम नंबर के वो कहते हैं कि 1% और 2%। यूजुअली ये डिपेंड करता है किस पे, इंटरेस्ट रेट पे, कि बैंक में जो ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, ताकि उससे हम फायदा उठा सके, ठीक है। एनीवे हमारा जो क्योंकि अकाउंटिंग कंसर्न है, हमारा कंसर्न ये है कि कैश डिस्काउंट क्या है। हम कहते हैं कि जब हम किसी कैश डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर अगर पेमेंट करेंगे या हमें कोई कस्टमर पेमेंट करेगा कैश डिस्काउंट पीरियड के अंदर, तो हम इनवॉइस पे एक डिस्काउंट अलाउ कराएंगे, उसको हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ये ट्रेड डिस्काउंट आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये ट्रेड डिस्काउंट बार्गेनिंग है। अगर बार्गेनिंग हो गई तो ये ट्रेड डिस्काउंट हमारे अकाउंटिंग में कभी भी रिपोर्ट नहीं होता है। जैसे द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइस is a part of price negotiation and is not reflected anywhere in the accounts. अकाउंट में इसको रिफ्लेक्ट ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारा इनवॉइस तो डिस्काउंट के बाद बनता है ना, कि रेट ये था लेकिन आपके लिए ये रेट लगाया गया है, तो आपसे हम इतने पैसे मौसूल करेंगे। तो उसमें हमारा जो हमारे अकाउंट्स में आएगा तो वो तो जो इनवॉइस पे अमाउंट मेंशन है वो आएगी, तो इसलिए ये ट्रेड डिस्काउंट हमारे अकाउंट्स में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। The purchases are recorded at net of trade discount amount, ठीक है। नेट जितना भी बनता है उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि सपोज कीजिए कि ऐसे था कि एक इनवॉइस है, ये एक इनवॉइस है, हमने कुछ आइटम्स खरीदे थे, ठीक है। आइटम्स हमने खरीदे, वो आइटम्स यहाँ पे लिखे होंगे कि ये आइटम और ये आइटम और ये आइटम, ये सारा उन्होंने यहाँ पे बनाया होगा। और यहाँ पे उसका क्या होता है, वो अमाउंट होते हैं। यहाँ पे एक होता है रेट, एक होती है क्वांटिटी। आपको याद है ना, एक होता है रेट, एक होती है क्वांटिटी, और फिर यहाँ पे क्या बनती है, अमाउंट,
है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट का आएगा ग्रॉस, क्या आएगा, ग्रॉस, यहाँ पे ग्रॉस आ जाएगा। और यूजुअली यहाँ पे जो भी अमाउंट बनती है, फॉर एग्जांपल वो बन गई 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे वो डिस्काउंट हमें दे देता है, ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 5% आपको हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो 5% डिस्काउंट है ये पहले से इसमें से लेस हो चुका हुआ है। तो 10,000 का 5% डिस्काउंट कितना होगा, 500। ठीक है, तो ये 500 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 500 माइनस हो जाएगा तो 9,500 रुपए का हमारा बिल बन गया। कितने का बिल बन गया, 9,500। 9,000 का। तो 9,500 का ये जो बिल है, अब ये नेट बनेगा ना, नेट पेएबल, नेट पेएबल, ठीक है। अब ये जो नेट पेएबल 9,500 बन गया है, हमारे अकाउंट में ये 9,500 रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, ये 500 का कोई चक्कर इसमें नहीं होगा। अगर तो ये पेमेंट हम जल्दी करते हैं तो यहाँ पे वो टर्म्स होंगे, कि टर्म्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे 110 नेट 30। अगर इस तरह के टर्म्स हैं तो वो कहेगा कि अगर तो आप ये 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको ये 9,500 पे फर्दर 1% डिस्काउंट मिलेगा, वरना तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट करनी है। जी उजैर, आपने कोई क्वेश्चन करना है? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये सेलर मतलब किसी भी परसेंटेज से दे सकता है या इसकी कोई फिक्स परसेंटेज है? ये यूजुअली वो सेलर अपने प्रॉफिट मार्कअप को देखता है कि हमारा जो मार्कअप है वो क्या है, और वो मार्कअप में से फिर यूजुअली क्या करता है, एक अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक कॉमन प्रैक्टिस बताता हूँ। कॉमन प्रैक्टिस आपकी जो फार्मेसी है, फॉर एग्जांपल कोई भी रिटेल फार्मेसी है, उसमें आप चले जाएं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें और फिर आप उसको कहें कि यार मुझे डिस्काउंट दें, तो आपको 5% ही देता है। कितना देता है, 5%। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कहाँ पे, पिंडी इस्लामाबाद में। आप पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ भी जाते हैं, किसी भी फार्मेसी में, वहां पे आप उसको डिस्काउंट देते हैं। जब तक आपने कहा नहीं होता वो डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो आप उसको कहें कि मुझे डिस्काउंट दें, वो यूजुअली आपको 5% देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो की में आप देखते हैं कि ये छोटे मोटे हमारे जो शहर हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा शहर है कोहाट, ठीक है। यहाँ पे जब हम जाते हैं ना, यहाँ पे कंपटीशन के लिए वो हमें 10% डिस्काउंट देते हैं। कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5% या 10% हमें जो दे रहा है ना, वो अपने प्रॉफिट मार्कअप से दे रहा है। किससे, प्रॉफिट मार्कअप। उनका जो प्रॉफिट मार्कअप जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उनके पास क्या होगा, चांसेस होगा कि हमें वो डिस्काउंट दे सके। एक मिनट जनाब जी। ठीक है, तो अगर मेरा मार्कअप ज्यादा है तो मैं ज्यादा डिस्काउंट दे सकता हूं, अगर मेरा मार्कअप कम है तो मैं कम मार्कअप दे सकूंगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। कि सपोज कीजिए कि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है 100 रुपए, ठीक है, और उसकी प्राइस मैंने सेट की है 150। तो मेरा मार्कअप कितना है, 50, ठीक है। आपके ख्याल में से इस 50 में से मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट? 10%, 20%, जितना हम चाहें दे सकते। जितना आप चाहें दे सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि सबसे पहले तो इसमें जो मेरा मार्कअप रेट है, मार्कअप रेट वो कितना बनता है, वो बनता है 50%। कितना बनता है, 50%। 50%। ये देखें, ये 50% कैसा है कि 150 डिवाइडेड बाय 100
तो 1.5 हो जाता है, -1 कर दें तो 0.5, 0.5 क्या हो गया 50%। तो मेरा 50% मार्कअप है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं इस 50% में से कितना उसको छोड़ना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं इसको 30% तक भी छोड़ दूंगा। भाई ये मार्कअप है, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट शामिल है। क्या इसमें मेरे दुकान का किराया शामिल है? नहीं है। इसमें मेरे एम्प्लॉइज, तो इसके अलावा यानी फॉर एग्जांपल हमारे दुकान का किराया है, हमारे बिजली का बिल है, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें हैं, वो सब कुछ मैंने ये 50 रुपए में से पूरे करने हैं ना। समझ आ रही है? यानी मुझे ये जो 50 रुपए मिलेंगे, क्या आपके ख्याल में ये 50 मेरा प्योर प्रॉफिट है? नहीं भाई, ये 50 में से अब भी मैंने क्या क्या खर्चे निकालने हैं। 50 में से मैंने दुकान का किराया भी निकालना है, 50 में से मैंने बिजली का बिल भी निकालना है, इस 50 में से मैंने अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाहें भी निकालनी है, ये 50 में से मैंने कोई जो कमेटी के टैक्सेस होते हैं वो भी निकालने हैं। तो यूजुअली इस तरह वो डिसाइड करते हैं कि यार ये 50 में हम कितनी जो है हमारा अदर एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। तो उसके बाद ये डिस्काउंट जो है वो डिसाइड होते हैं कि कितना परसेंटेज हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, इवन ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो हमारा कैश डिस्काउंट है वो भी इसी बेस पे क्या होता है, डिसाइड होता है। ठीक है, अब आपको इंशाल्लाह जो मैं क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि आपको ये बात वाज़ेह करूं कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या फ़र्क है। ट्रेड डिस्काउंट एक इनवॉइस पे पहले से आ जाता है, तो वो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किसको करेंगे? हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड रखेंगे अगर तो हमने कोई जो कैश डिस्काउंट अवेल किया है। अब मैं वापस चला जाता हूं जहां से हमने बात शुरू की थी, और यहाँ पे हमने कहा था कि व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश डिस्काउंट पीरियड, अगर कैश डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर कोई पेमेंट होती है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा? कम हो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड क्रेडिटर को, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने कैश मैश नहीं लिखा है, ट्रेड क्रेडिटर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक परचेज डिस्काउंट, ठीक है, परचेज डिस्काउंट, या इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, डिस्काउंट इनकम या इनवर्ड। ठीक है, डिस्काउंट इनवर्ड या डिस्काउंट इनकम या परचेज डिस्काउंट ये कहेंगे। ये क्योंकि हमें डिस्काउंट मौसूल हुआ है, तो आपके ख्याल में जब हमें डिस्काउंट मौसूल होगा तो वो हमारी इनकम बनेगी या एक्सपेंस? इनकम जब इनकम हमारी बनती है तो इनकम डेबिट होती है या क्रेडिट? क्रेडिट होती है। क्रेडिट होती है। तो हम परचेज डिस्काउंट को क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हमने कह दिया कि हमने अपनी लायबिलिटी पे की, और ये लायबिलिटी पे करते हुए हमें एक डिस्काउंट मौसूल होगा, तो वो एक वो क्रेडिट हो गया। दूसरा जो क्रेडिट होगा वो होगा कैश या बैंक। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारे हैं ट्रांजैक्शन रेलेवेंट टू परचेजेस। परचेजेस में ये जो है बहुत ही रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है। एक, जब भी परचेजेस होगी तो परचेजेस डेबिट होगी, जब भी कोई रिटर्न होगी तो परचेजेस रिटर्न्स क्रेडिट होगी, और जब भी अगर कोई डिस्काउंट लिया जाएगा तो परचेज डिस्काउंट हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, हमने फोकस किस पे रखना है, परचेजेस जब भी होंगी तो डेबिट होंगी, परचेज रिटर्न जब भी होंगी तो क्रेडिट होंगी, परचेज डिस्काउंट जब भी अवेल किया जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। ये हमारी है ट्रांजैक्शन रेलेवेंट टू परचेजेस। अब यहाँ पे एक और चीज मैं लिख लेता हूँ, और वो मैं, जी जी,
फिर ये अगर क्रेडिटर की जगह उसका नाम अगर दिया हो तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं उसके नाम से, हाँ, जिस तरह से हमने पहले मेंशन किया। यहाँ पे आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हाजी ट्रेडर, ठीक है, इस तरह आप लिख सकेंगे। समझ आ गई? या ट्रेड क्रेडिटर आप लिख लेंगे और पेरेंथेसिस के अंदर अंदर जो भी आपका वो जो क्रेडिटर है, जो भी वो सप्लायर है, तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि अगर तो हम सेल करते हैं, देखें जो भी चीज हमने परचेज किया, हमने किस पर्पस के लिए परचेज की? हमने इसलिए परचेज किया ना कि उसको आगे बेच सकें। जब उसको हम बेचेंगे तो इसके लिए जो सेल को रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन सेल्स आर कैरीड आउट, तो उसको अब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, अच्छा, सेल दो किस्म की हो सकती है, या तो क्रेडिट सेल हो सकती है या कैश सेल हो सकती है। तो आपके ख्याल में क्रेडिट सेल हो तो क्या चीज डेबिट होगी? सेल हमारा रेवेन्यू है, सेल्स। सेल हमारा रेवेन्यू है कि नहीं है? सेल हमारा रेवेन्यू है। जी। जब रेवेन्यू जब भी होती है तो डेबिट होती है क्रेडिट? क्रेडिट होती है। क्रेडिट होती है। तो सेल्स जो है वो तो खुद क्रेडिट होगी। डेबिट क्या होगी? जब हम सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेरी गुड। या तो हमें कैश मिलेगा या हमें हमारा क्लेम बनेगा हमारे कस्टमर पे। तो यहाँ पे ये होगा, एक होगा ट्रेड डेटर, ठीक है, ट्रेड डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, और मैं कह देता हूँ, और अगर कैश में है तो कैश हो जाएगा, कैश स्लैश बैंक, ठीक है। इसमें से हो सकता है, या हो सकता है ट्रेड डेटर हो, यानी अगर क्रेडिट सेल है। अगर कैश सेल है तो कैश या बैंक होगा, और ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे या क्रेडिट? डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। ठीक है, ये हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, जब हम सेल करते हैं तो क्या वाकई हम जो भी चीज सेल कर देते हैं उससे कस्टमर खुश होता है, वो कभी इसको रिटर्न नहीं करता? कर सकता है वो, कर डिपेंड सकता करता है है, सर। ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि when sales are returned by customer या debtor, ठीक है, when sales are returned by customer और debtor, तो क्या होगा? सर वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी ऊपर वाली। ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। वेरी गुड। तो अब ये मुझे बताएं कि ये जो सेल है इसको अगर डायरेक्टली डेबिट कर दूं, सेल्स रिटर्न होगा डेबिट सर। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ट्रेड डेटर्स और कैश या बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। अगर तो हमारा ये देखें, हमने कहा कि अगर सेल को हम डायरेक्टली डेबिट कर देंगे ना तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी, वो है सेल रिटर्न की। क्यों? क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हमारा जो कस्टमर है वो हर वक्त तो हमें चीजें रिटर्न नहीं कर रहा होता है। क्योंकि देखें, अगर हमारा कस्टमर हमें चीजें रिटर्न कर रहा है तो इसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? जब हम देख रहे हैं कि हमारा कस्टमर हमें हमेशा चीजें रिटर्न कर रहा है, तो उसका मसला क्या होगा? पॉसिबल मसला क्या है? कस्टमर क्यों सामान वापस करता है? सर खराब हो प्रोडक्ट अच्छी नहीं सकता होगी, खराब चीज़ है, खराब होगी। डैमेज है, वो या चीज गलती अच्छी से आ नहीं गई है। है। तो अगर तो हम सेल रिटर्न का इंफॉर्मेशन अपने पास सेव नहीं रखेंगे तो ये मुसीबत क्या बन जाएगी? मुसीबत ये बन जाएगी कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर तो हम सेल रिटर्न को यहाँ पे क्या कर देंगे? सेपरेटली डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं रिटर्न एंड अलाउंसेस कहेंगे, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस। इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं।
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब डेबिट आपका। अब ये जब डेबिट हो गया तो ये देखिए सेल अकाउंट सेपरेट एक टी अकाउंट नजर आ रहा होगा और सेल रिटर्न का एक सेपरेट टी अकाउंट नजर आ रहा होगा, या हमारा जो आप कह सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस में सेल सेपरेट नजर आ रहा होगा और सेल रिटर्न सेपरेट नजर आ रहा होगा। अगर तो ये सेल रिटर्न सेपरेट नजर आ रहा है और ये हमेशा क्या होता जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हमें पता लगेगा कि यार तुम लोगों ने कबाड़ी बिजनेस शुरू कर दिया है। कबाड़ी बिजनेस मतलब ये है कि तुम लोग सही किस्म की आइटम्स नहीं लेके आ रहे हो, कस्टमर हमेशा नाराज हो रहा है। जब कस्टमर नाराज होना शुरू हो जाता है तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सरवाइव करेगा? देखिए, अगर तो आप किसी दुकानदार से एक चीज खरीदते हैं और फिर जाते हैं कि यार ये चीज अच्छी नहीं है, उसको वापस करते हैं। पहली बार जब आप वापस करते हैं और वो बड़ी नदामत के साथ उसको वापस ले लेता है कि यार आपको माजरत, आपको बड़ी तकलीफ हुई है, वो ले लेता है सामान, तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा इंसान था, अच्छा दुकानदार है, सखी है, उसने वापस कर दिया। लेकिन फिर आपने दूसरा प्रोडक्ट लिया, उसको भी वापस किया, उसने बड़ी इखलाक के साथ वापस कर दिया। फिर आपने तीसरा प्रोडक्ट लिया, वो भी खराब निकला, वो भी आपने वापस कर दिया। आपने चौथा लिया, वो भी खराब, उसमें कोई खराबी है, आपको पसंद नहीं है, आपने वो वापस कर दिया, उसने खुश इखलाकी के साथ वापस कर दिया। पांचवी बार आप उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं जाएंगे, तो वो हर दफा खराब देता है। लेकिन वो तो खुशी से वापस भी कर देता है, आप लेकिन फिर भी सर नहीं वो जाएंगे। जाने के एक्सपेंस लगता है और हाँ, आप सो कहेंगे कि यार या क्या दर्द सर है, ठीक है अच्छा बंदा है, लेकिन यार कबाड़िया है ना, कबाड़ रखा होता है सारा, कोई अच्छा नहीं। तो इस यस तरह सर। हम कहते हैं कि ये हम पे ये बात ना आ जाए कि हम कबाड़ियां हैं, तो हम इसके लिए इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे? ये अगर सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस अगर हम अपने साथ क्या करेंगे, सेपरेटली मेंशन करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि मसला था, तो हमें पता लगेगा कि ये जो हमारे जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर हैं, क्या वो सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ तो नहीं आ रहे। अगर तो ये छोटी मोटी रकम बनती है तो हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है भाई, बहुत बड़ी बिजनेस में ये छोटा मोटा रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर ये अमाउंट बड़ी बन जाती है तो हमारे लिए एक कंसर्न बन जाएगा, और वो तभी हम रिकॉर्ड कर सकेंगे जब तक उसको हम सेपरेटली मेंटेन ना करें। ठीक है, तो इसके बाद ये तो सेल रिटर्न तो हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा हमारा ट्रेड डेटर, यानी जो कस्टमर था उसका अकाउंट हम अब क्या कर देंगे, क्रेडिट के, या बट ठीक है आपने ये पैसे अभी हमें नहीं देने क्योंकि आपने सामान वापस कर दिया। अगर तो वो कस्टमर जो है हमारा क्रेडिट कस्टमर नहीं था और वो कैश कस्टमर था, तो फिर क्या होगा, उसको कैश वापस करना पड़ेगा, कैश, या उसके लिए बैंक में से चेक देना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। और फाइनली अब हम कहेंगे कि व्हेन कस्टमर pays for the credit sales within cash discount period। अब क्या होगा, अब वो ये जो कस्टमर था, ये कस्टमर अगर ये पैसे देना चाहता है और वो पैसे दे रहे हैं डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर, हमने उसको कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट करते हो तो 1% आपको या 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये इसकी पेमेंट करता है तो फिर क्या होगा, सेल डिस्काउंट डेबिट होगा। सेल डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों सेल डिस्काउंट? अब ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए ये इनकम एक्सपेंस है हो गया, हमारा। एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो डेबिट हो रहा है तो हम कहेंगे कि सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे या हम इस अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करके कैलकुलेट करेंगे।
जो हमारा जो टोटल ट्रेड डेटर होगा ना, उसमें से जो हमारा रिटर्न्स होगा उसको माइनस कर देंगे, जो आउटस्टैंडिंग होगा उस पे डिस्काउंट क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। तो हमारे पास सेल डिस्काउंट या हम कहते हैं डिस्काउंट एक्सपेंस, ठीक है, वो डिस्काउंट इनकम था, ये डिस्काउंट एक्सपेंस, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेबिट। साथ ही उसने हमें पेमेंट की, जब उसने हमें पेमेंट की तो हमें क्या मिला होगा, कैश, कैश, या उसने हमें पे किया होगा जनाब चेक, अगर वो चेक भी पे करता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट को क्या होगा, ये पेमेंट किसने की, ट्रेड डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। और ये हमारी ट्रांजैक्शन सेल्स की भी इस तरह रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है। हमने परचेजेस को देखा कि परचेजेस जब भी होंगी तो डेबिट होगा, परचेज रिटर्न जब भी होगा तो क्रेडिट होगा, परचेज डिस्काउंट जब भी देंगे तो क्रेडिट लेंगे तो क्रेडिट होगा, सेल जब भी होगा तो क्रेडिट होगा, सेल रिटर्न जब भी होंगे तो डेबिट होंगे, और सेल डिस्काउंट जब भी होगा तो वो डेबिट होगा, ठीक है। ये हमारे हैं क्या, नॉर्मल बैलेंसेस, इस तरह ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन अब आपने एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये जो सिस्टम मैंने यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन शो किए है ना, ये हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अगर फॉलो हो रहा है तो उसमें ये ट्रांजैक्शन इस तरह रिकॉर्ड होंगे। कौन सा सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम।